जगदीश सर, C12 स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज हम डिस्कस करना चाहते हैं कुछ शेयर मार्केट जो आज कोरोना के बाद हुआ है। तो हम स्टार्ट करेंगे नोटबंदी से। जी सर, नोटबंदी के पहले जो शेयर मार्केट था उसके बारे में आप अपना थोड़ा ओपिनियन दीजिए। 2014 में यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई और 2016 में नोटबंदी हुई। नोटबंदी का जो मुख्य आशय वही था कि काफ़ी फेक करेंसीज अपने पड़ोसी देशों के अंदर यहाँ के घुस रही थी हमारे देश की शरत से। और एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद इसकी वजह से हमारे यहाँ जो फेक करेंसी है वो सबसे ज़्यादा आ जाएगी। और इसकी जो सबसे बड़ी हमें जो नुकसान वही है कि लोग पता नहीं लगा पाते कि इसमें फेक कौन सी है और सच्ची कौन सी है। तो इसकी वजह से था। दूसरा उसका मकसद ये था कि जितने भी ब्लैक मनी है सर्कुलेशन में, वो शायद जब भी डिक्लेरेशन करने पड़ेंगे उनको तो अपने आप वो उसमें टैक्स देंगे और ख़ास करके जो काला धन है वो अपने आप बाहर आ जाएगा। तीसरी बात ये थी कि जो जनधन योजना थी सरकार की, कि जो आम आदमी थे, जो गरीब आदमी था, जिसके पास कोई बैंक खाता नहीं था, उसको उसी समय पे करीब 15-17 करोड़ लोगों ने अपना जनधन खाता खुलाया। और साथ में जो चौथी चीज़ बहुत ही अच्छी हुई कि जितने भी सब्सिडीज वगैरह थे जो गरीब लोगों को मिल रही थी या फार्मर्स को मिल रही थी, वो डायरेक्ट ट्रांसफर का सीधा बेनिफिट इन लोगों को हो गया। नोटबंदी के बाद अगर जितनी नोटें वापस आई, वो कहते हैं कि जितनी थी उतनी ही वापस आ गई, लेकिन कई लोगों ने जो डिक्लेरेशन दिया या गलत तरीके से अपना काला धन उसमें किया, उन लोगों को करीब 1100-1200 लोग ऐसे हैं जिनको इनकम टैक्स की नोटिस आई है कि आप उन्हें बताइए कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए। तो कुछ ना कुछ जो रिकवरी ऑफ द इनकम टैक्स वो भी ज़रूर होगी। और दूसरा एक तसल्ली हो गई कि हमारे यहाँ जो फेक करेंसी का जो बहुत बड़ा हाउस है, बहुत डर था, वो बिल्कुल कम से कम वो तो बंद हो गया। सर, ये जो ब्लैक करेंसी थी, क्या लगता है कि आपको ब्लैक करेंसी 50% या लेस देन 50% हो गया ब्लैक मनी नोटबंदी के बाद? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कितने परसेंटेज हुआ, 50% हुआ या 70% हुआ या 20% हुआ, लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरह से डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को सरकार बढ़ावा दे रही है और हर चीज़ के अंदर NEFT कीजिए, RTGS कीजिए या डायरेक्ट ट्रांसफ़र कीजिए। जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया कि सब्सिडी का जो पेमेंट है वो भी बिल्कुल डायरेक्ट ट्रांसफर्स हो गए। तो जो मिडिल मैन थे वो सब वहाँ से निकल चुके हैं। जो उसका एक और अच्छी चीज़ है कि जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज है, अभी प्राइवेट कंपनीज भी जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियाँ हैं, सभी के जो टेंडरिंग सिस्टम है वो भी सब ऑनलाइन हो चुकी है। इसकी वजह से जो अपना ये रिश्वतखोरी का जो पूरा एक माहौल था उसमें काफ़ी बहुत ही फ़र्क पड़ चुका है, क्योंकि आप उसमें कोई भी एक बार अगर आप ऑनलाइन किसी चीज़ को टेंडर भरते हो तो आप उसमें कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते, आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कौन से भाव भरे हैं। ये सिंडिकेट बनाना, किसी को ये बात कॉन्ट्रैक्ट, इसको जाना उसको जाना, मैं समझता हूँ कि जो पेपरलेस वर्क हुआ है उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस बात का हुआ है, एक तो हमारे जो पर्यावरण को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है, जो हमारे जो पेड़ कट रहे थे उसको भी बड़ा फ़ायदा हुआ है। और मुझे लगता है कि जितने भी ऐसी ट्रांसपेरेंसी और ख़ास करके ट्रैकिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, अगर आप बैंक खाता खोलने के लिए जाओगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि सो मेनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। आप हमारे स्टॉक मार्केट में आओ, पूरी हिस्ट्री आपको देनी पड़ेगी। आप कहीं पे जाओ, आपको इस पूरी चीज़, गैस सिलेंडर के लिए जाओ, कोई भी एप्लीकेशन आप करो, आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। इससे ट्रांसपेरेंसी हो गई और किसी आदमी को किसी तरह से ट्रैक करना काफ़ी आसान हो चुका है। 2019 में शुरू में जब बजट आया, लोगों ने स्वीकार कर लिया था कि कैपिटल गेन टैक्स जाने वाला नहीं है, और लोगों ने स्वीकार करके बाजार बहुत ही ठीक तरह से चल रहा था, पूरी दुनिया में शांति थी और एवरीबडी वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया। लेकिन अक्टूबर के बाद जो धीरे धीरे करके खस्ता हालत चालू हुई, बाजार में मंदी हुई और धीरे धीरे करके दिवाली के करीब जिस तरह के बाजार के हाल थे, काफ़ी हालत बिगड़ चुके थे। उसके बाद जो दोबारा थोड़ा सा ठीक बाजार हुआ और जनवरी 2020 के अंदर बाजार का माहौल काफ़ी अच्छा था। अभी शेयर बाजार का सेंसेक्स और NSE निफ्टी अपने चरम सीमा पे थे, यानी कि जो भी 12,400 जो निफ्टी था और 42,000 उसके ऊपर था सेंसेक्स था, सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन इसके बीच जो ईरान के अंदर एक उसका अफसर का जो असैसिनेशन हुआ, उसके बाद थोड़ा माहौल ख़राब हुआ, बाजार का माहौल बहुत ख़राब हो चुका था। और उसके बाद चीन के अंदर जो कोरोना वायरस आया, वो आया नवंबर 2019 में, पता चला दिसंबर 2020 में, और उसका जो इम्पैक्ट आया जनवरी 2020 में। शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हमें नहीं होगा क्योंकि चीन में है, चीन उसको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन इतना डेडली वायरस होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। और इसकी वजह से माहौल थोड़ा ख़राब हो गया। अगर एडिंग फ्यूल टू द फायर, अब डिमांड घटने लगी चीन के अंदर, जो 30% जो कंजम्पशन करता है क्रूड ऑयल का, तो ओपेक की मीटिंग हुई, डिसाइड किया प्रोडक्शन कट करते हैं। 24 देश ओपेक के हैं, 5 नॉन ओपेक के देश हैं।
सबने कर लिया कि ठीक है 1 अप्रैल 2020 से हम उसको कम कर देंगे, लेकिन रशिया कहता है हम कम नहीं करेंगे। तो सऊदी अरेबिया ने किया कि अगर आप कम नहीं करते हैं तो हमने जो पिछली बार कटौती की है उसको तो हम वापस करेंगे ही करेंगे प्रोडक्शन में, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से उसको दोबारा हम 1 मिलियन बैरल पर डे उसको हम बढ़ा देंगे। चीन ने कहा कि ठीक है हम बात करने के लिए तैयार है। सऊदी अरेबिया ने कहा हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, लेकिन इसका कोई फायदा स्टॉक मार्केट को नहीं हुआ। स्टॉक मार्केट आज भी गिरा। स्टॉक मार्केट पिछले 4 साल से जो शेयर मार्केट अपने 2016 की नोटबंदी की बात की, वहां से वो बाजार धीरे 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 करके जनवरी 2020 में कल समझ लीजिए 48 महीने में अपनी चरम सीमा पे आया था। उसको गिरने में सिर्फ 41 दिन लगे। ओनली 41 ट्रेडिंग सेशंस टू कम डाउन टू अ लेवल ऑफ 2008 सिनारियो। 2008 में सब प्राइम क्राइसिस हुई थी, उस टाइम पे बाजार की स्थिति ऐसी ही थी। एक ग्लोबल क्राइसिस है कोरोना वायरस की, लेकिन जिस तरह से सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसको बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। ये चीज मुझे आपके जरूर आपके माध्यम से कहनी होगी। सर ये क्रूड ऑयल का अपनी इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा? सर ये तो एक ऐसा समझिए कि आपको एक विंडफॉल गेन हो गया। राइट। जैसे वो धन लक्ष्मी का जो बरसात होती है ऐसी बरसात हो गई है हमारे पे। क्योंकि बात सिर्फ यही है कि कंजम्पशन थोड़ा घट जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन जिस तरह से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया 85% हम इंपोर्ट क्रूड ऑयल कर रहे हैं। अगर आप 2 महीने पीछे चले जाइए, उसके टाइम $72 का रेट था, आज 25 है, $28 है। इतनी बड़ी जो है सडनली विंडफॉल गेन जिसे हम कहते हैं, उससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश को होगा, क्योंकि उससे हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें काफ़ी हमें मदद मिलेगी और काफ़ी कम भी हो जाएगी। आशा करते हैं कि उसका बेनिफिट हमें भी मिले। आज तो जो बेनिफिट मिला इतना ज़्यादा लोग खुश नहीं है। लोग समझते हैं कि उसका पेट्रोल का भाव 50-55 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे लेकिन पूरी आशा है सरकार इस बारे में ज़रूर सोचेगी और पेट्रोल के दाम कम करेंगे, उससे जो इन्फ्लेशन है वो भी कम होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जो शटडाउन हुआ है, जो लॉकडाउन हुआ है, फ्रांस में हुआ है, इटली में हुआ है, ये जो परिस्थिति है उसका जो वर्ल्ड जीडीपी है, जो आर्थिक जो हम कहते हैं आर्थिक वृद्धि, उसका जो रेट है वो एक जेपी मॉर्गन ने कहा है कि 0.9% तक घट सकता है। और इसका इम्पैक्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020-21 में आपको दिखाई देगा। और इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आप देखेंगे, मुझे लगता है कि शायद आपको मायूसी ज़्यादा होगी। आज की तारीख में जिस तरह से फ्री फॉल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स निफ्टी का हो रहा है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। आज भी सुबह में जब अमेरिकी शेयर बाजार खुले, उस पर उल्टी सर्किट लग गई, उसको निचली सर्किट लग गई। और हम ये चाहते हैं कि इसके कोरोना वायरस की जो रसी है, उसकी वैक्सीन है, वो जल्द से जल्द मिले। आपको ये चीज़ मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे हुए, जो दवाइयाँ उनके दी है हमारे देश में, WHO ने उसकी प्रशंसा की है, भारतीय डॉक्टरों की। जयपुर में किया है, वो उसने प्रशंसा की है कि बहुत अच्छा किया आपने कि क्लोरोक्विनाइन जैसे मिक्सिंग कोई और दवा से उसको आप कंट्रोल में कर रहे हैं। कुछ लोग अच्छे भी हुए हैं। और जिस तरह से वैक्सीन जिस दिन आ गई, मुझे लगता है कि कोरोना का जो भय है बिल्कुल गायब हो जाएगा। लेकिन हिस्टोरिकली पिछले 2002-03 में सार्स आया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसके बाद मर्स आया, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसके बाद नीपा आया, उसके बाद जाइगा आया, उसके बाद इबोला आया। कोई भी वायरस जो है वो 66 डेज से ज़्यादा नहीं टिका। ये वायरस थोड़ा ज़्यादा टिक गया है। ये क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस डाउन है, उससे अपना इंडियन शेयर मार्केट को कोई फायदा होगा, कोई बेनिफिट होगा? बहुत ही फायदा है सर। मैंने जैसे बताया कि अगर किसी देश की फिस्कल डेफिसिट यानी कि जो वित्तीय घाटा है वो घट जाता है, राइट, तो जितने भी विदेशी निवेशक है सिर्फ एक चीज़ देखते हैं जब बजट में कि सरकार के ने वित्तीय घाटा अपने जीडीपी से कितना रखा है। जितना भी वो कम रखते हैं वो देश हमेशा प्रेफरेंस लिस्ट में आ जाता है। अगर किसी भी आप देखो, मूडीज का देखो या किसी रेटिंग एजेंसी को देखो, अगर वो चीज़ देते हैं इस देश के जीडीपी के कंपैरिजन में वित्तीय घाटा कितना है, अगर आप 3% है घाटा आपका या 2.5% है, आप समझ लीजिए कि आपकी तुलना दुनिया के और देशों में कई ऊपर आपकी होगी और लोग निवेश करने के यहाँ पे आएंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ेगा। इसका बहुत बड़ा फायदा है। थोड़ा सा हमारा दुर्भाग्य है कि ये कोरोना वायरस बीच में आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, उससे भी हम लड़ेंगे। हम हारने वाले में से नहीं है, हम जीतने वाले में से ही है। पर गोल्ड के प्राइसेस उतने डाउन नहीं हुए जितना शेयर मार्केट डाउन हुआ। ऐसा है सर कि जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो हम तो बहुत छोटे निवेशक हैं। हमारे 130-35 करोड़ की बस्ती में
5-7 करोड़ लोग जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और 5-7 करोड़ शायद म्यूचुअल फंड में निवेश करते होंगे। अमेरिका और डेवलप्ड नेशंस के अंदर करीब 70-80% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और ये म्यूचुअल फंड के थ्रू या किसी एजेंसी थ्रू जाते हैं। आप ये कहते हैं कि जब गोल्ड के प्राइस बढ़ गए, क्रूड के प्राइस गिर गए, वहाँ के जो डेवलप्ड नेशंस की जो मेंटालिटी है, जैसे शेयर बाजार गिरता है वो अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर करके वो पैसे वापस ले लेते हैं और वो एसेट में लगाते हैं जो उनको लगता है कि हमारा भविष्य सिक्योर है। उनको उस समय पे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड वो चीज़ उनको याद आती है क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम गिर गए इसलिए उसमें निवेश नहीं करते हैं। उनको बचा सिर्फ सेफ हेवन, जो हम कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो सेफ हेवन है गोल्ड एंड सिल्वर। उसमें भी काफ़ी तेजी से आपको देखा, बहुत तेजी से भाव बढ़े। सोना 45,000 में पहुंच गया, चांदी 50,000 पे पहुंच गई, लेकिन आप बोलेंगे अभी भाव तो नीचे गिर रहे हैं, मार्केट भी गिर रहा है, तो ये दोनों चीज़ साथ में कैसे गिर रही है? इसका एक ही वजह है कि जितने भी विदेशी निवेशक है वो सिर्फ इंडिया में अपना टोटल निवेश का जो फंड होता है उसका 5-7% इंडिया में करते हैं। अच्छा। बाकी पूरी दुनिया में उनके पांव फैले होते हैं। तो पूरे दुनिया में जब मार्केट गिरेंगे तो वहाँ भी उनको लॉस का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ से तो अपनी इक्विटी बेच रहे हैं। पिछले 10-12 दिन के अंदर कम से कम 40-50 हज़ार करोड़ का उन्होंने नेट सेल कर दिया है। हमारे संस्था के निवेशकों ने इतना ही खरीदारी की है यहाँ पे, लेकिन इतना सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन यहाँ बेच के वो जो अपना लॉस है वो वहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं दुनिया के दूसरे देशों में, और उनके पास और कोई चारा नहीं बचा क्योंकि भाव इतना गिर चुका है। अब वो सोना और चांदी बेचने लगे हैं। राइट। मतलब अभी आने वाले टाइम में सोने का रेट और गोल्ड का रेट और डाउन जाएगा, जा सकता है। लेकिन साथ में एक चीज़ मैं ये कहूँ क्या कि ऐसी क्राइसिस कई बार स्टॉक मार्केट में आई है और ये यहाँ पे सेल लगा हुआ है बिना दिवाली स्टॉक मार्केट में, और पानी के मोल पे आपको ये सब शेयर मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि अब लंबी अवधि के निवेशक है, आपके खुद के पैसे उधार के नहीं है, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, आप डे टू डे ट्रेड नहीं करते हैं, आप सटोरियन नहीं हो और आप ये लंबी अवधि का निवेशक हैं, तो आप इसका मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। बहुत ही अच्छे शेयर, ब्लू चिप शेयर इज अवेलेबल एट अ थ्रो अवे प्राइसेस। आई एम टेलिंग यू, थ्रो अवे प्राइसेस। वो आप देखेंगे उस स्क्रीन पे तो आपको लगेगा कि ये शेयर इस दाम में मिल सकता है। आपने जब तेजी मिस कर दी तो आप अफसोस कर रहे थे कि मैंने खरीदा नहीं। आपको मौका मिल रहा अभी खरीदने का, क्योंकि अगली बार जब तेजी आएगी तो इस मौके का आप अफसोस करेंगे अगर आपने नहीं खरीदा। इसमें सर क्या लेवल लगता है, क्या लेवल पे सस्टेन करेगा मार्केट अभी सर फ्री फॉल है। फ्री फॉल में कोई लेवल नहीं होता। ये फ्री फॉल का एक जो कारण है, न टेक्निकल है, न फंडामेंटल है, न लॉजिकल है। राइट। तीन में से एक हो तो मैं आपको कह सकता हूं कि यहाँ पे जाके मार्केट की जो फॉल है वो अटक जाएगा। ये सेंटिमेंटल है। राइट। और जो चीज सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है उसका कोई बैरोमीटर नहीं होता, उसको कभी आपको उसका मापदंड नहीं होता। आप उसको माप नहीं सकते कि कभी रुकेगा। बस प्रार्थना सिर्फ ईश्वर से यही कर सकते हैं कि और ज्यादा न गिरे। और आजकल तो आप जानते हो कोरोना वायरस से मंदिर भी बंद है, प्रार्थना भी जाके करे तो कहाँ करे, तो घर में बैठ के ही प्रार्थना करनी पड़ती है। अदरवाइज मंदिर में जाते हैं लोग, भगवान को कहते हैं भगवान उसको बचाइए हमें, इस जो जितना ज़्यादा फॉल हो रहा है। सबसे पहले तो कोरोना वायरस को हटाइए और उसके बाद जो ये क्रूड ऑयल की जो वॉर चल रही है उसमें कुछ थोड़ा सा पीस टसल बंद हो जाए और ये स्टॉक मार्केट जो है जो इतना गिर चुका है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसकी वजह से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो वॉश आउट हुआ है, आप यकीन नहीं मानोगे सर, इट इज़ मोर देन अबाउट 40 to 50 lakh crores। मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज़ बीन वाइप्ड आउट कंप्लीटली। चीन ने, स्पेन ने, फ्रांस ने, इटली ने और कई और देशों ने शॉर्ट सेल पे बैन कर दिया है कि आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, डिलीवरी बेस्ड बिजनेस करिए। चीन में कोरोना वायरस हुआ, वहाँ से पूरी दुनिया को इफेक्ट हुआ। चीन का बाजार 3-4% से ज़्यादा नहीं गिरा। हमारे वहाँ पे शॉर्ट सेल दूसरे दिन से बैन कर दिया था, यहाँ पे आज तक बैन नहीं किया और इसकी वजह से हमारा मार्केट आज 28 से 30% गिर चुका है। डाउन है। अमेरिका 30% गिर चुका है। और किसी स्टॉक मार्केट में जब आपके दाम 20% से ज़्यादा गिरते हैं तो हम हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बेयर फेस कहते हैं कि आप मंदी के जोन में आ चुके हैं। और उसकी जो पूरी इम्पैक्ट, जो स्नोबॉल इफेक्ट होती है वो इतनी खराब होती है कि पूरे विश्व के अंदर मंदी का माहौल छा जाता है और लोग कहते हैं कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रिसेशन। आई ओनली होप एंड प्रे कि वी आर नॉट हेडिंग टूवर्ड्स डिप्रेशन। 1930 में हुआ था, उसके बाद डिप्रेशन नहीं है, लेकिन रिसेशन भी इतना ही खराब है जितना भी बाकी जैसे मार्केट में मंदी आती है। मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ आ गई, जैसे वहाँ के कई सरकार ने
अमेरिका ने $5 ट्रिलियन वो फेडरल रिजर्व ने पंप इन किया। ट्रम्प साहब ने कहा कि मैं $70 अरब दे देता हूं उसके पीछे, आप उसको यूज। अमेरिका के साथ चीन ने $300 बिलियन सिस्टम में डाले, यूके ने डाले, कनाडा ने डाले, जापान ने डाले। कोई देश ऐसा नहीं है जो स्टिमुलस पैकेज नहीं दे रहा है। 2008 में सबने दिया था, इंक्लूडिंग इंडिया। सबने स्टिमुलस पैकेज दिया था कि आप अपने पास पैसे रखो, पैसे का यूज करो सस्ते दाम में। अमेरिका ने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो कर दिया। देयर इज नो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सडनली दे हैव ड्रॉप्ड इट टू जीरो। यहाँ पे परसों मीटिंग हुई थी, कुछ हुआ नहीं। एक रेपो विंडो जो है लॉन्ग टर्म LTR हम कहते हैं, उसका 1 लाख करोड़ का जो है उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल रिलीज कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे और कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे वो मार्केट संभल सके। मैं आशा करता हूँ, मुझे आशा है, आई एम श्योर जितना हम कंसर्न है सरकार भी इतनी उसमें कंसर्न होगी, क्योंकि इसका नुकसान सरकार को भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि सरकारी बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, बैंक देखिए आप, जितने भी सरकारी बैंक है उसके दाम देखिए आज टुडे। अगर आप उसको देखेंगे उस पर तो आपको लगेगा कि इतनी अच्छी बैंक है, इतने दाम पानी के भाव का उसमें वो बिक रहे हैं। तो सरकार को भी बहुत बड़ा नुकसान है। वो डिसइन्वेस्टमेंट करने का जो उनका प्रपोजल था 2019-20 में, वो उन्होंने होल्ड पर कर दिया। तो जो फिस्कल डेफिसिट का जो फिगर था वो भी, उसमें भी थोड़ी उनको थोड़ी सी भुगतान करना पड़ेगा, थोड़ा नुकसान सहन करना पड़ेगा। इफेक्ट सरकार को भी होती है, इफेक्ट निवेशक को भी होती है, संस्था को भी होती है, आम आदमी को भी होती है, पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को होती है। और सर, ये अभी करंट सिचुएशन में आप क्या सुझाव देंगे इन्वेस्टर्स को या पब्लिक को जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है? 2 चीज़ें सर, अगर आपने निवेश किया है लंबी अवधि के लिए, मार्केट में फ्री फॉल हुए, अगर आपने उधार के पैसे नहीं लिए, आपने फ्यूचर ऑप्शंस में काम नहीं किए हैं, तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जस्ट वेट एंड वॉच। क्यों मल्टीप्लेक्सेस बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, मॉल्स बंद, कुछ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है नहीं। आप मूवी देखते हो इस तरह से उसका स्क्रीन देखा करो। जैसे फॉल आता है, आपको बोलो एक क्लाइमैक्स आ गया, किसी वो विलन को मार रहे हैं, इस तरह का सीन देख के आप खुश हो जाओ कि हाँ ऊपर चढ़ गया, तो आप लोगों की हीरो अपने हीरोइन के साथ गाना गा रहा है। ऐसा करके अपना एंटरटेन करते रहो इस मार्केट के अंदर। बाकी कुछ करने के है नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। मतलब कहाँ जाओगे? शांति से देख के बैठे बस देख के रहो, उसके बाद बस उसकी देख के रहो। अगर आप थोड़े से धार्मिक हो, अगर पूजा करते हो, रोज जाके उसको फूल हार चढ़ाइए अपने कंप्यूटर पे कि भाई आज इतना ज़्यादा मत गिरना, कल तो बहुत गिर चुके थे आप, आज फिर कम गिरे, तो शायद आपकी प्रार्थना वो कबूल भी कर लेगा, स्वीकार कर ले। ओके सर, जगदीश सर, थैंक यू स्टूडियो में आपका आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। दोस्तों, आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर करें।